सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में एंट्रीज इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी नेचर ऑफ मर्जर के केस में अमालगमेशन में परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज किस प्रकार की जाती है। यानी एंट्री करने से पहले अपन एक बार ये देखेंगे कि अपन पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं कि परचेजिंग कंपनी ये नेचर ऑफ मर्जर तभी कहलाएगा जब परचेजिंग कंपनी द्वारा जो असेट्स एंड लायबिलिटीज वेंडर कंपनी की ली जाएगी वो हमेशा बुक वैल्यू पर ली जाएगी। अब पहले बात करते हैं कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर वेंडर कंपनी। तो जैसे ही असेट सारी असेट सभी असेट्स परचेजिंग कंपनी द्वारा ली जाएगी, तो सभी एसेट्स वेंडर कंपनी क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। टू क्लोज द अकाउंट्स ऑफ ऑल आइटम्स टेंजिबल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ असेट साइड, यानी असेट साइड का टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स इनको शामिल करते हुए सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यानी किस पे लीजिए, कौन सी वैल्यू पे लिख जाइए, बुक वैल्यू पर। उसके बाद में ऑल आइटम्स ऑफ लाइबिलिटी साइड एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो फिगर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल छोड़ के जितने भी लाइबिलिटी या रिजर्व एंड सरप्लस है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में परचेज कंसेशन ड्यू होगा, परचेज कंसेशन ड्यू की एंट्री करेगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जैसे बाद में परचेज कंसेशन प्राप्त होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यदि परचेजिंग कंपनी की प्रीपेड शेयर प्राप्त हो रहे हैं तो प्रीपेड शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, और परचेजिंग कंपनी के यदि इक्विटी शेयर प्राप्त हो रहे तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बैंक अकाउंट कौन से केस में आ सकता है, यानी जब नेचर ऑफ मर्जर के केस में परचेज कंस्ट्रक्शन का परचेजिंग कंपनी द्वारा पेमेंट हमेशा शेयर्स में किया जाएगा, यानी केस में नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या होता है जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को शेयर देती है तो होता है शेयर की वैल्यू टुकड़ों में आए, हो सकता है जैसे 10.8 शेयर हो। अब 10.8 का मतलब 0.8, जैसे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो 0.8 का मतलब हो गया 80 रुपए। यानी जब कंपनी के द्वारा टुकड़ों में आ रहे शेयर तो जो जितने टुकड़े हैं पॉइंटों में आ रहे हैं उनके बराबर केस दिया जाएगा, फ्रैक्शंस दिया जाएगा और बाकी के लिए शेयर शेयर दिए जाएंगे। तो जैसे 80 रुपए हो गया तो उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। If payment of preference shareholder is made more or less than the capital, the difference will be transferred to realization account। यदि इनमें डिफरेंस रहता है तो डिफरेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर रिसीव्ड फ्रॉम परचेजिंग कंपनी टू गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जैसे ही प्रेफरेंस शेयर परचेजिंग कंपनी से प्राप्त होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की एंट्री कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अब बात करते हैं एंट्री फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेज। यदि एक्सपेंसेज परचेजिंग कंपनी के द्वारा बॉन्ड किए जाते हैं, यानी पेमेंट परचेजिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन अपन अब एंट्री कर रहे हैं वेंडर कंपनी की बुक्स में, तो वेंडर कंपनी की बुक्स में यदि परचेजिंग कंपनी द्वारा रियलाइजेशन में कोई खर्चा किया जाता है तो वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती है। इफ एक्सपेंसेज आर बोर्न बाय वेंडर कंपनी, और वेंडर कंपनी के द्वारा खर्चा किया जाता है तो जो पेमेंट किया जाएगा उसके लिए एंट्री कर वेंडर कंपनी एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी एक्सपेंसेस को डेबिट ना करके रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वेंडर कंपनी एंड रिइंबर्स्ड बाय परचेजिंग कंपनी। अब ये भी हो सकता है कि वेंडर कंपनी रियलाइजेशन में खर्चा करेगी और दोनों कंपनी के मध्य डील हो जाएगी, खर्चा करने के बाद में ये पेमेंट परचेजिंग कंपनी से प्राप्त कर लिया जाएगा। तो जैसे ही वेंडर कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाएगा
तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट ना करके वेंडर कंपनी क्या करेगी, परचेजिंग कंपनी को डेबिट करेगी, क्योंकि वो परचेजिंग कंपनी की डेटर हो जाएगी। तो एंट्री करेगी पेमेंट करने पर परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद में जैसे ही पैसा वेंडर परचेजिंग कंपनी रिम्बर्स करेगी, तो रिम्बर्समेंट की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेगी, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया जाएगा वेंडर कंपनी के द्वारा। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में ये देखा जाएगा कौन सी बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का या क्रेडिट बैलेंस है। यदि रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है तो ये कंपनी को प्रॉफिट होता है, और यदि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है तो ये कंपनी को लॉस होता है। और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी बैलेंस फिगर आएगी। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर। यदि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और ऐसे यदि डेबिट बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम परचेजिंग कंपनी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जाएगा एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट टू बैंक। यदि फ्रैक्शन शेयर्स है, यानी टुकड़ों में शेयर दिए जा रहे हैं, तो जो टुकड़ों के बदले कैश दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये तो हो गई अपनी वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री। अब बात करेंगे परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्या क्या एंट्री की जाएगी। फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, यानी सभी असेट्स एंड लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी द्वारा ले ली जाएगी। तो इस केस में एंट्री क्या करेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू रिजर्व, यदि रिजर्व साथ में लेगी तो टू रिजर्व अकाउंट, क्योंकि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस सभी को लेना होगा, क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर के केस में सभी एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी द्वारा लेनी पड़ती है। नॉर्मली एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट कब किस केस में हो सकता है, शेयर्स इन वेंडर कंपनी एट वैल्यू इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर ऑलरेडी हेल्ड कर रखी है। अब क्या होगा, यदि असेट्स की वैल्यू कम है, यानी डेबिट साइड कम रहता है और क्रेडिट साइड लायबिलिटी रिजर्व एंड लिक्विडेटर वेंडर कंपनी का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो जो बैलेंसिंग फिगर हो उसको अमालगमेशन सस्पेंड अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये मर्जर पे लॉस कहलाता है। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट अमालगमेशन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट्स टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। ठीक है। अब यदि असेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको अपन क्रेडिट बैलेंस को अमालगमेट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो मर्जर पे प्रॉफिट होगा। एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट लायबिलिटीज अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट टू अमालगमेशन सस्पेंस अकाउंट। अब क्या होता है कि हम जब अमालगमेशन सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं तो अपन क्या है इसको चार्ज करते हैं जनरल रिजर्व से। अपन फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन जनरल रिजर्व से चार्ज करेंगे। यदि अपने पास जनरल रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो फिर अपन पी&एल से चार्ज करेंगे सेकंड प्रायोरिटी में। और यदि अपने पास पी&एल भी अवेलेबल नहीं है तो अपन थर्ड प्रायोरिटी में अपन अमालगमेशन लॉस को डेबिट कर देंगे और इस प्रकार अमालगमेशन सस्पेंस अकाउंट को चार्ज खत्म करेंगे। एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या फिर पी&एल अकाउंट डेबिट या फिर अमालगमेशन लॉस अकाउंट डेबिट टू अमालगमेशन सस्पेंस अकाउंट। ऐसे यदि अमालगमेशन सस्पेंस यानी प्रॉफिट होता है तो इसको प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी अमालगमेशन सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यानी जो भी अमालगमेशन जो प्रॉफिट प्राप्त होगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद में फॉर पेमेंट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर है, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी जो पेमेंट करेंगे इसकी एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हो साथ में वो शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी द्वारा किए जाते हैं तो एंट्री हो जाएगी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब जैसे मान लो कि वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स को पेमेंट करना हो तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। यदि उनको परचेजिंग कंपनी डिबेंच दे रहे तो टू डिबेंचर्स हो जाएगा, यदि नगद दे रहे तो बैंक हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं।